Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आप लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही होगी और कुछ दिनों बाद सीटेट का एग्जाम भी होने वाला है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आज आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सीटेट के पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो होती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज इज द फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ कवरिंग, जो कि स्टार्ट होती है 2 साल से 6 साल के बीच। इट इज अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये वो स्टेज होती है जहां पर बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है स्टार्ट होने लगता है। अर्ली चाइल्डहुड ऑल्सो सेड टू बी द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। बच्चा जब 2 से 6 साल के बीच में सर्वाइव करता है तो वो धीरे धीरे करके ही सारे वर्ड्स, सारी साइंस, सारे गेस्चर सीखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड फेज। ठीक है, तो इसका आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द लॉरेंस कोहलबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? मोरल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके 4 लेटेंसी स्टेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्शन, ओरिएंटेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन स्टेज आप लोगों ने पढ़ी थी वो क्या होती है? इट इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने क्या बोला था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एक स्टेज होती है जिसमें बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है। उन्होंने बोला था मोरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू अ सीरीज ऑफ यूनिवर्सल स्टेजेस। इन सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन स्टेज द चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पेक्ट द डिफरेंट ओपिनियन, वैल्यू एंड राइट्स ऑफ द अदर्स। सोशल इंटरेक्शन स्टेज क्या होती है? जब बच्चा सोसाइटी में बाहर निकलता है और बच्चों के साथ खेलता है, सोसाइटी में हमारे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, हम सारी एज के लोगों से मिलते हैं, तब हमारे क्या होते हैं? मोरल वैल्यूज डेवलप होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन। Third question था, during classroom discussion, a teacher often pays more attention to boys and girls. This is an example of gender bias, gender identity, gender relevance, gender consistency. कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? साफ साफ दिख रहा है, जेंडर बायसनेस का उदाहरण है, मतलब जेंडर पक्षपात। इसका आंसर क्या था? Gender biasness. Which of the following is an effective strategy to reduce children gender stereotyping and gender role conformity? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बच्चों को जेंडर बायसनेस या जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में कब पता चलता है? जैसे हमने क्या है, स्कूल जब हम जाते थे तो हमारे टाइम पे स्कूल में क्या होता था, बॉयज रो अलग होती थी, गर्ल्स रो अलग होती थी। ठीक है, आजकल तो कंबाइन बच्चे बैठते हैं। तो जब हम जेंडर बायसनेस के अबाउट बच्चों से डिस्कशन करते हैं, दोनों जेंडर इक्वली प्रेफरेबल होना चाहिए, दोनों जेंडर्स इक्वली रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, तो ये क्या है, जेंडर भूमिका की जो रूढ़िवादिता है, मतलब जो मेंटालिटी है, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, वो डिस्कशन करने से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के लिए सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो हमने जेबी वॉटसन की थ्योरी भी पढ़ी है, हमने
लीव वाइगोत्स्काई की थ्योरी भी पढ़ी है, जीन पियाजेट की थ्योरी पढ़ी है, कोहल वर्ग की भी थ्योरी पढ़ी हुई है। तो वाइगोत्स्काई ने क्या बोला था? वाइगोत्स्काई जी ने बोला था, वो एक क्या था, सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बच्चों को एज ए एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज देखा था। तो ये तो आपको याद करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, while working on a jigsaw puzzle, 5 years old Nazma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe. The kind of talk is referred by to Vygotsky as. जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग का, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्काई ने किस तरह संबोधित करते हैं? मतलब ये कॉन्वर्सेशन दी हुई है, इसमें वो खुद से बात करती है। खुद से बात करती है मतलब किसके अंदर आएगी? प्राइवेट स्पीच के अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? रीइंफोर्समेंट मतलब हम बार बार फोर्स करते हैं, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग। तो ये किसका उदाहरण है? हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? संकेत दे रहे हैं, और अगर उनको जरूरत है तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएगा? ये स्कैफोल्डिंग के अंदर आएगा। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग इज अ metaphorical term used in child development and pedagogy to describe the type of assistance offered by a teacher or a peer to support learning. In other words, giving clues or hints and offering assistance help the students to understand a concept is considered as an act of scaffolding. मतलब बेसिकली स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग एक मेटाफोरिकल टर्म है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं, जिसमें जो टीचर या उसके जो पीयर्स मतलब फ्रेंड्स होते हैं वो उनको संकेत देते हैं और जब उनको जरूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्कैफोल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स categorize the concrete operational states as proposed by जीन पियाजेट। जीन पियाजेट के हिसाब से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजेट के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे स्टार्ट होता है? जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन वाला ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पियाजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? जीन पियाजे की थ्योरी हम लोग ने पढ़ी हुई है। तो कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग जीन पियाजे जी ने हमको क्या समझाया है? स्कीमा के थ्रू चीजों को समझाया है। तो इसका आंसर है स्कीमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। हमारे जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं कॉलेजेस में, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर, मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मतलब संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है हमको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज का एक सेट होता है। इंटेलिजेंस को हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, रीजनिंग। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज हैं जो हमको समझ में आ जाते हैं। कोई भी पजल हमको दे दी, किसी भी लैंग्वेज में हमसे बात कर रहे हैं तो वो हमको समझ में आ रही। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें पर्सन की इंटेलिजेंस को शो करती हैं।
तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी, रॉन्ग. इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड, नो. इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रेट, ये भी गलत है. इंटेलिजेंस क्या है? मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज है. बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है. Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem, many of which are original solution. Ruhi is displaying characteristic of what? रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है. इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं. रूही किन गुणों को का प्रदर्शन कर रही है? देखिए, जो भी क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं उनके पास हमेशा प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है. और जो कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं वो कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ पाते. रिजिड थिंकर्स अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, एक ही लिमिट में जाकर चीजों के बारे में सोचते हैं. और ईगोसेंट्रिक थिंकर्स अपने अंदर ही बातें बनाते हैं और सोचते हैं. तो रूही के पास क्या है? एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन है. तो वो किस कैटेगरी में आएगी? क्रिएटिव थिंकर की कैटेगरी में आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डेप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड बी. शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सपोज मान लो आप टीचिंग कर रहे हो लेकिन बच्चे आपसे कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये. आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है, आस्क द चिल्ड्रन टू विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल. नो. एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज. नहीं, आप टीचर हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो. लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स. अपेक्षाएं आप कम कर दोगे? नहीं, आप टीचर हो तो आपकी ड्यूटी है आप बच्चों को एंगेज करके रखो. रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट. आप क्या करोगे? अपनी टीचिंग पद्धति पर विचार करोगे कि मेरी टीचिंग प्रोसेस में किस चीज की कमी है, इसलिए बच्चे क्लास में एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है. देखिए, ये जो चाइल्ड पेडागोजी है ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है. अगर आपकी स्टडीज अच्छी नहीं है तो आप जनरली अपने आप को अज्यूम करके क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो. In an inclusive classroom, a teacher is a dash individualized education plan. एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट योजनाओं को क्या करना चाहिए? Should not prepare, no. Should occasionally prepare, no. सक्रिय रूप से करना चाहिए. आप क्या हो? आप टीचर हो तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है क्लासरूम के अंदर और बच्चों को भी एक्टिव रखना है. The primary characteristic of children with डायस्लेक्सिया इंक्लूड्स. पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? मतलब ये एक डिजीज है, ठीक है. क्लास में क्या होता है? सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चे का टैलेंट एक जैसा नहीं होता, फिजिकल अपीयरेंस एक जैसा नहीं होता. तो डायस्लेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि बच्चों की एबिलिटी को अफेक्ट करती है, लाइक रीडिंग स्किल, स्पेलिंग, राइट एंड स्पीक, है ना. आपने वो मूवी देखी होगी तारे जमी पर, उसमें एक बच्चा होता है जो पी को क्यू पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है ना. तो उसको भी डायस्लेक्सिया नाम की प्रॉब्लम थी, ठीक है. तो ये क्या करता है? बच्चों को उनकी जो रीडिंग फ्लुएंसी है उसको सप्रेस करती है, ठीक है. The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? The behavioristic principle, a sympathetic attitude towards disabled, a right-based humanistic perspective, mainstreaming of the disabled by offering them primary vocational education. तो ये किस पर बेस्ड था? राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस पे बेस्ड था? ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड था. इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज अ प्राइमरी. संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन है, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट है, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग है, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग है. तो ये क्या है?
फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस पर बेस्ड है? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था। नेटिव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या करना चाहिए? शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों की चुनौती देना चाहिए। आप एक टीचर हो बट आप एक मोटिवेटर भी हो बच्चों के लिए। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागोजी होती है वो किस चीज को प्रमोट करती है? इंक्लूसिव रिलायंस ऑन द टेक्स्ट बुक, गिविंग प्राइमरी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, रोट मेमोराइजेशन, लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटीज। चाइल्ड सेंटर्ड है, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। चाइल्ड सेंटर्ड है मतलब गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देगी क्योंकि क्या है? छात्र केंद्रित है। इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? इंटरवोवन है, मतलब इमोशंस एंड कॉग्निशन अलग अलग टर्म नहीं है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। Which of the following statement about learning is correct from the constructivist perspective? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो संरचनावादी सिद्धांत क्या था? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Learning is the process of construction of knowledge by active engagement. Constructivist perspective क्या है? Learning is the process of construction of knowledge by active engagement. Presenting students with clear example and non-example. विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? हम एग्जाम्पल्स कब देते हैं? जब हमको कोई भी कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे होते हैं उसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, हम उनको एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। Repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward. बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने के क्या प्रभाव है? हमें बच्चों को पनिश करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों को पनिश करेंगे तो बच्चे स्टडीज नहीं करेंगे, क्यूरियोसिटी लेवल उनका कम हो जाएगा और वो हमसे क्या करेंगे? नफरत करेंगे। तो एज बीइंग अ गुड टीचर हमको अपने टीचिंग एड्स चेंज करना चाहिए और पढ़ाने का तरीका अलग करना चाहिए। कोई भी बच्चा क्लास में आंसर दे रहा है तो हमें क्लैपिंग कराना चाहिए। अगर वो अच्छा वर्क दे रहा है तो हमें गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट रिमार्क्स देना चाहिए। ठीक है, अगर हम उनको पनिशमेंट देंगे तो क्या होगा? डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग? इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड मतलब कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये तो नहीं होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये होगा। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये हम क्यों करते हैं? मीनिंगफुल प्रैक्टिस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन अ चिल्ड्रन? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं? आप टीचर हैं, आप एक अच्छे मेंटर भी हैं, आपको बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ना आती है, तो आप क्या करोगे? कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे उनके? बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है?
मान लो कि आप एक टीचर हो और आपको बच्चों को एनकरेज करना है, तो आप कैसे करोगे? एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए आप प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो तेज होता है। फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज होता है, ठीक है, उसके बाद की स्टेज में भी तेज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है? डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग, सही है। डेवलपमेंट इज अ मॉडिफेबल, ये भी सही है। डेवलपमेंट इज अ इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एनवायरमेंट, ये भी करेक्ट है। डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट। डेवलपमेंट यूनिवर्सल है एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, गलत। हम जहां पर रहते हैं हमारा कल्चर हमको इन्फ्लुएंस करता है, तो ये वाला गलत है। इसमें क्या लिखा है कि नहीं करता है। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? हम सब की जो इंटेलिजेंस पावर है वो अलग है, हमारा सोचने का तरीका, परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज अलग है। तो ये अलग क्यों है? The genetic code received by the individual from the birth parent, the inborn characteristic, the environmental influences, the complex interplay between the heredity and environment. तो सही आंसर कौन सा होगा? द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी का कारण क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं आस पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी हम किसको बोलते हैं? स्कूल और मीडिया को बोलते हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में हमने सेक्शन ए कवर किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, उनके सॉल्यूशंस, और जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एग्जाम आने में ज्यादा टाइम नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप क्वेश्चन एंड आंसर याद भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है? सीटेट एग्जाम क्रैक करना। थ्योरी वाले कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आप सॉल्व कीजिए, मेमोराइज कीजिए, और मैथमेटिक्स की क्लास में कर लूंगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।